वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज की कक्षा में हमने देखा राजस्थान के प्रमुख राजवंश। ये हमने चैप्टर शुरू कर दिया है अपनी क्लास में। एक मिनट। राजस्थान के प्रमुख राजवंश शुरू कर दिए हैं अपन ने आज की क्लास में। 11 बजे वाली क्लास में हमने देखा राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी मत हैं उनके बारे में। भाई किसी ने क्या कहा है, किसी ने क्या कहा है। किसी ने वैदिक आर्यों की संतान बताई है, किसी ने ब्राह्मणों की संतान बताई है, किसी ने विदेशियों की संतान कह दी है। उसके बारे में डिस्कस किया और इसी के ऊपर जो एमसीक्यूज बनते हैं वो ऊपर लेके आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा, निम्न में से किसने कहा है कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है? किसने कहा है, यानी कि इसमें से किसका कथन है? ये जॉर्ज थॉमस का, स्मिथ का, टॉड का या कर्नल ब्रैट का? तो उसमें बताया था, मैंने आपको क्लास में भी बताया था। हर्ष की मृत्यु के बाद में हर्ष की मृत्यु के बाद में भारत के अंदर, पूरे भारत में लगभग लगभग, और राजस्थान की बात करें तो छोटे छोटे सामंत जो हैं, यानी कि छोटे राजा, एक तरीके से आप ये कह लो। सामंत के बारे में मैंने बता दिया था आपको क्लास में। छोटे राजाओं ने अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी और फिर धीरे धीरे करते एक बड़े राज्य का शासन हुआ। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार थे। यहाँ पे देखोगे आप तो पाल थे। दक्षिण भारत के अंदर देखोगे तो आप यहाँ पे राष्ट्रकूट। तो ये आपस में लड़ते रहते थे, है ना? किसने किसको जीता दिया, किसने किसको हार गया, कोई किससे हार गया, कोई किससे जीत गया, कोई ने किसके मुक्की दे दी, किसने कोई किसकी थाप दे दी, कोई पीट के घर आ गया, किसी ने माफी मांग ली, कोई दोबारा लड़ने चला गया। यही चलता रहता था इंडिया पर। कुछ पुरानी फिल्में ऐसी होती है जिसमें खानदानी दुश्मनी होती थी, तो इनके बीच में क्या खानदानी दुश्मनी थी तीनों के बीच में। तो ये क्या है, लगभग 700 से लेकर के 500 1200 ईस्वी तक आपस में लड़ते रहे। तो ये ऑलमोस्ट 500 साल का जो टाइम है, इसको राजपूत युग कहा जाता है। क्योंकि जो रूलर थे, ये जो शासन करता थे, ये राजपूत ही थे ये। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो V.S. स्मिथ हैं, इस इतिहासकार भी हैं, इन्होंने कहा है कि 7वीं शताब्दी के मध्य, है ना, यानी कि 650 से लेकर के 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक, यानी कि पूरा 1200, ये जो टाइम है इसको राजपूत युग कहा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा बी। अगला सवाल देखो, निम्न में से किस ग्रंथ में रजपुत्र या फिर राजपूत शब्द का उल्लेख हुआ है? जो राजपूत शब्द है वो इसी का ही तद्भव शब्द है। भाई इतिहासकार प्रमाण ढूंढते हैं कि भाई ये नया शब्द नहीं है, ये पहले भी जो हमारे प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ हैं उनके अंदर इसका उपयोग हो रखा है। तो वो कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, मतलब किस किस ग्रंथ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है? क्या हर्षचरित में हुआ है, कादम्बरी में हुआ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हुआ है, या फिर ये तीनों में ही हुआ है?
ये दोनों बाणभट्ट की रचनाएं हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य का रचा हुआ है, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो जो इतिहासकार इन्हें वैदिक आर्यों की संतान बताते हैं, वो इतिहासकार इस तरह के प्रमाण ढूंढते हैं, और वो तीनों ही पुस्तकों के बारे में है, तीनों ही में ही लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है। जो वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथों के अंदर भी शब्द आया है, रजपुत्र शब्द आया है। का अर्थ होता है रज से, मतलब ये जो राजा से बना है, राजा, पुत्र मतलब पुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, यानी कि कुमार, युवराज जो है राजा का बेटा। इसका अर्थ जो है वो इस तरह से निकलता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन से इतिहासकार का मानना है कि सॉरी राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थे? पहले तो प्रमाण की बात कर ली पिछले सवाल में, अब हम इतिहासकार की बात कर रहे हैं कि किस इतिहासकार का ये मानना है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सीवी वैद्य, गोपीनाथ शर्मा, या फिर ए एवं बी दोनों? तो जो मैंने क्लास में आपको बताया था कि आपको इस बारे पोर्शन के अंदर से किसको ध्यान में रखना है ना भाई? ठीक है, वो जो कहानी है पूरी के इसके पीछे के प्रमाण क्या है क्या नहीं है, लेकिन कौन से इतिहासकार हैं जो जो राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं? परीक्षा के अंदर ये सवाल भी पूछा जाता है ना। तो मैंने आपको बताया था वहां पे वैदिक आर्यों से संबंधित, मैंने कहा था ये जो वह है, इस वह से आप वैद्य याद कर लीजिए, और ये जो आ है इसको आप इस तरह से ओझा से याद कर लीजिए। तो सीवी वैद्य और GH ओझा, ये दोनों ही हैं जिन्होंने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, एवं बी दोनों के दोनों। अगला सवाल देखिए, सवाल इस तरह से है कि राजपूतों के संदर्भ के अंदर जो भी मत दिए गए हैं, है ना, और उन मतों के पीछे के जो तर्क दिए गए हैं, उसको ध्यान में रखना है आपको। भले ही आप ये इसको आप सही माने गलत माने, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आपको दिए गए मत और उसके पीछे तर्क दोनों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है कि राजपूत वैदिक आर्यों के संतान थे। दूसरा कथन है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते थे, साथ ही प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी विश्वास करते थे। अब एक्चुअली ये क्या कथन कारण वाला टाइप का सवाल है। ये तो कथन हो गया और ये कारण हो गया, इस तरह से भी पूछा जा सकता है ये, है ना। तो आपको बताना है कि किसको ध्यान में रखना है आपको, जो संदर्भ में मत दिए गए हैं, मत के पीछे तर्क दिए गए हैं, उसको ध्यान में रखना है। भले ही आप उससे सहमत हो नहीं हो, सच हो नहीं हो, है ना, लेकिन आपको उसके पीछे जो मत और तर्क दोनों दिए गए हैं उसको ध्यान में रख करके चयन करना है कि कौन सा सही है। क्या केवल एक सही है, क्या केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है। अगर ये कथन कारण के हिसाब से पूछा जाता तब भी, है ना। और वैसे भी ये जो लाइन दे दी ना, इसके अनुसार भी देखो वैदिक आर्य की संतान थे, ये मत दिया गया है। अभी अपन ने देखा पीछे कि किस किस का था, ये सीवी वैद्य और GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने माना था इनको वैदिक आर्य की संतान। इसके पीछे इन्होंने तर्क क्या दिया था कि ये पुराने जो क्षत्रिय उनकी तरह घोड़े और उन जो शस्त्र अस्त्र होते थे उनकी पूजा करते थे, साथ में यज्ञ और बलि भी दिया करते थे। तो कथन कारण के हिसाब से भी ये इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही। और ये जो लाइन दे दी इसके अनुसार भी मैंने कहा कि इसके संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति से संदर्भित जो मत दिए गए हैं और के साथ साथ में जो तर्क भी दिए गए उसको ध्यान में रखते हुए सही कथन का चयन करना है। कथन कारण दे देते तो भी सही था, ये कथन और ये कारण। पहला कथन राजपूत वैदिक आर्य के संतान थे, कारण क्योंकि वो क्षत्रियों की तरह घोड़े और अस्त्रों की पूजा करते थे और यज्ञ में बलि भी दिया करते थे। तो इसके हिसाब से भी कथन 1 और 2 दोनों सही होते, और कथन 2 कथन 1 की सही पुष्टि करता है, ये भी सही हो जाता। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी तरह का? बहुत बढ़िया, चलो।
आसान सा सवाल है ये, इस तरह से कई बार पूछा जा चुका है, पूछते हैं इस तरह के सवाल, है ना। इजी है, रिपीटेड टाइप का है, ये पहले कई बार पूछे जाते थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि अब नहीं पूछे जाएंगे, रिपीट क्वेश्चन भी होते हैं। पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट करने के लिए कुछ बहुत आसान सवाल भी डाल दिए जाते हैं। उस तरह से ये कि आबू पर्वत पर अग्निकुंड से निम्न में से किस ऋषि ने, यहाँ पे ऋषि का नाम पूछ रहे हैं आप, राजपूतों को उत्पन्न किया। ठीक है, अब यहाँ भी बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र या दुर्वासा। ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं वशिष्ठ और विश्वामित्र में। तो चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ में लिखा था ये सब कुछ, है ना, कि जो वशिष्ठ थे उन्होंने उत्पन्न किया था, क्योंकि कुछ खराब प्रवृत्ति के जो राक्षस थे और वो इस यज्ञ को भंग करना चाहते थे, वो यहाँ पे यज्ञ कर रहे थे, मांस वगैरह और ये सब हड्डी वड्डी और मलमूत्र, जिस तरह से भी वो यज्ञ भंग हो सकता है, गंदगी फैलाई जा सकती है, वो कर रहे थे। फिर उन्होंने अग्निकुंड से 4 राजपूत राजाओं को पैदा किया, और जो उनका संबंध है वो अग्निकुंड से माना जाता है। तो इसका आंसर है वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ ने अग्निकुंड से उत्पन्न किया। भले ही ये कहानी लगे, सही लगे, गलत लगे, डजंट मैटर, लेकिन उस कथा के अनुसार। ठीक है, चलो अब आगे कि ये जो बताया गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, वो किस ग्रंथ के अंदर बताया हुआ है। ठीक, पृथ्वीराज विजय में बताया हुआ है, पृथ्वीराज रासों में बताया हुआ है, या पृथ्वीराज चरित्र में बताया हुआ है, या पृथ्वीराज महाकाव्य में बताया हुआ है। अब देखने को तो सवाल आसान सा लग रहा है, लेकिन हल्का फुल्का ध्यान हो, ठीक से अगर फोकस करके नहीं पढ़ा जाए तो इस तरह के सवाल, आसान सवाल गलत हो जाते हैं। क्योंकि ये सब पृथ्वीराज 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 एक तरफ आ गया। अब ये पृथ्वीराज विजय था, रासो था, चरित्र था, क्या था कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसे करके क्या है, गलत भी टिक हो जाता है। चंद्रबरदाई की रचना है, चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अंदर उसने विवरण दिया है आबू पर्वत, अग्निकुंड, विश्वामित्र, 4 राजपूत राजाओं की उत्पत्ति से संबंधित। ठीक है, आसान सा सवाल है, लेकिन गलती होने के चांस रहते हैं इस तरह के प्रश्नों में। तो बिल्कुल फोकस करके सवाल को, जल्दबाजी के अंदर पढ़ के भी टिक हो जाता है कभी कभी। अरे अग्निकुंड से उत्पत्ति, उत्पत्ति, जो पहली बार देखा पता विजय हटा टिक, बाकी देखे ही नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम के अंदर, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर सही पे शांति करके फिर आंसर लगा देना है। अगला सवाल, अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस राजपूत वंश उत्पत्ति नहीं हुई है। अब जो 4 उत्पन्न किए थे, तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा नहीं है। प्रतिहार है क्या, राठौड़, चालुक्य या परमार, इनमें से कौन सा नहीं है। 4 की तो उत्पत्ति की थी। तो कहानी में साहब ऐसा है कि इसने पहले 3 वंश को उत्पन्न किया, परमार, पहले परमार, चालुक्य और प्रतिहार, ये तीनों को उत्पन्न किया। फिर जब बात नहीं बनी इन तीनों से, देन फिर चौथा जो इन तीनों से ज़्यादा शक्तिशाली और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित था, उसको उत्पन्न किया, वो था चौहान। क्योंकि चंद्रबरदाई खुद चौहान वंश के अधीन था, मतलब पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था, तो उन चौहानों को तो बाकी 3 से श्रेष्ठ बताना ही था। ये भी एक कारण माना जा सकता है चौथे की उत्पत्ति का। तो इसमें से राठौड़ नहीं आएगा, यहाँ पे चौथा जो है वो चौहान है। तो कौन सा उत्पन्न नहीं हुआ, वो राठौड़ उत्पन्न नहीं हुआ। सही आंसर हो जाएगा डी। चलो, निम्न में से कौन सा राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करता है। देखो, राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति, पहले वैदिकों से बात हो गई, अग्निकुंड से बात हो गई, अब है ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करता है। यानी कि किससे प्रमाणित होता है कि जो राजपूत है वो ब्राह्मणों से उत्पन्न थे। इतिहासकारों ने इस मत के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करते समय जिन फैक्ट्स का यूज किया है, वो फैक्ट्स के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। बिजोलिया शिलालेख, क्या उसमें लिखा हुआ है ऐसा। राजशेखर, ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना, क्या ये इससे प्रमाणित होता है। गीत गोविंद की टीका में भी क्या इस तरह का विवरण दिया गया है।
या फिर तीनों में ही ऐसा है? क्वेश्चन की जो ऑप्शन की फॉर्मेशन है वो थोड़ी आसान सी कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी समस्या नहीं आए और क्लास के अकॉर्डिंग ही हमारे एमसीक्यूज चलते रहें। तो देखो बिजोलिया शिलालेख के अंदर तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का होना बताया ही है ना? तो ये तो है ही, राजपूतों के ब्राह्मण से उत्पत्ति। राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना, ये भी ठीक है। जो इतिहासकार हैं उन्होंने इन दोनों ही तर्कों का उपयोग किया है अपने मत को सिद्ध करने के लिए। गीत गोविंद की टीका, जयदेव की गीत गोविंद की जो टीका है उसके अंदर कुंभा ने भी ये स्वीकार किया है कि जो गोहिल हैं वो नागर वंशीय ब्राह्मणों की संतान है। ये भी है साफ साफ, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर से ही ये प्रमाण होता, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। अब ये सही है या नहीं है ये मैटर अलग है, लेकिन इसके पीछे जो प्रमाण दिए गए हैं वो ये तीनों ही प्रमाण दिए गए, है ना। तो कौन सा सिद्धांत का समर्थन करता है? तीनों ही सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? डी, उपयुक्त सभी। अगले सवाल पे चलो। निम्न में से कौन से इतिहासकार, अब जिन्होंने इस जो ब्राह्मण उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिया है वो इतिहासकार कौन से हैं, उसके ऊपर सवाल। राजपूतों को ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सीवी वैद्य, दशरथ शर्मा या डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। तो देखो ये वैदिक वाला तो अभी मैंने बता ही दिया है ना, वैदिक आर्य। तो ओझा और वैद्य तो नहीं होंगे। अब बचे दशरथ शर्मा और डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। तो यहाँ पे हो गया सर 50-50 आपका। पहली बात तो याद ही होना चाहिए सीधा 50-50 हो गया। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको क्वेश्चन को टिक कर देना होता है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आधे सही होंगे आधे गलत होंगे आपके। तो फिर भी आपको ऐसी अगर कंडीशन आ जाती है तो टिक कर देना। दशरथ शर्मा भी क्या इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, वो कुछ और स्वीकार करते हैं। इस तरह से इसका आंसर बन जाता है डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। ठीक, तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति का डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, साथ में गोपीनाथ शर्मा जो हैं वो भी इसका समर्थन करते हैं। इसके अलावा ओझा जी हमारे जो है ना वो इस इनका जो तर्क दिया गया है ब्राह्मणों की उत्पत्ति का उसका समर्थन करते हुए मानते हैं हाँ ठीक है चलो बात मान ली। क्योंकि इन्होंने क्या माना है, इन्होंने माना है कि वैदिक आर्य की संतान। अब वैदिक आर्य जो है उसके अंदर ब्राह्मण भी तो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या है इस मत को समर्थन कर लेते हैं। लेकिन जो इस मत का जिसने प्रतिपादन किया है वो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर है। इनके अलावा और कौन मानता है? वो गोपीनाथ शर्मा जी मानते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट, निम्न में से किस इतिहासकार का मानना है कि कई बार राजपूत अपने पुरोहित, अपने मंत्री, अपने गुरु, अपने पुरोहित का गोत्र, स्पेशली यहाँ पे जो जिसका इन्होंने यूज कर रहे हैं वो अपने गुरु के संदर्भ में यूज कर रहे हैं, है ना, कुल गुरु या गुरु के संदर्भ में। क्या करते थे पुराने राजपूत? कुछ कई बार ऐसा होता था कि अपने जो गुरु होते थे, जो पुरोहित होते थे, उनका गोत्र वो अपना लेते थे, अपने नाम के आगे लगा लेते थे उसको, जिससे कि ये भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। ये किसने माना है? यानी कि वो इस बात को नहीं मानते कि राजपूत ब्राह्मणों से उत्पन्न है, ठीक है ना। तो आपको वैसे भी क्या है इसे थोड़ा टिक का लगा कर आइडिया लगा करके समझ लेना है। ओझा के बारे में मैंने कह ही दिया, अभी उस बात को समर्थित तो करते ही है, वैसे भी वैदिक कार्यों को मानते हैं। तो ना ओझा है ना वैद्य हैं, दशरथ शर्मा या डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। तो भंडारकर के बारे में भी अभी हमने देख लिया कि बिल्कुल राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान मानते हैं। तो ये भी नहीं है, बच गए कौन से?
दशरथ शर्मा। अगर आपको 2-3 भी पता है तो आप एनिमिलेशन के प्रोसेस से सही आंसर लगा सकते हो, भले ही आपको उसके बारे में पता हो चाहे ना हो, है ना, थोड़ा सा आईक्यू लगा करके। दशरथ शर्मा का ये मानना है कि साहब राजपूत जो थे वो कई बार ऐसे होता था कि अपने जो गुरु थे, अपने जो टीचर थे, कुलगुरु थे, राजगुरु, उनसे इतने प्रभावित होते थे क्योंकि वो उनसे शिक्षा वगैरह ग्रहण करते थे, तो उनका जो गोत्र है वो अपने नाम के बाद में लगा लेते थे। इस तरह की परंपरा राजस्थान में आज भी है। अभी क्या है, अपना जो गांव का नाम होता है उसको अपने गोत्र के आगे लगा लेते हैं। आप सुना होगा महावीर सिंह, खंडेला, है ना, महिला, ये अपने डोटासरा, गांव का नाम लगाते हैं ये, जयपुरिया, जयपुरी, अपने अपने हिसाब से। तो ये क्या है, अपने गुरु का नाम लगा लेते थे, उससे ऐसा लगता था कि ये साहब ब्राह्मण है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा मानना है दशरथ शर्मा जी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्रोत राजपूतों को सूर्यवंशी, है ना, राजपूतों की सूर्यवंशी उत्पत्ति का प्रमाण है? कौन सा सोर्स है साहब ऐसा, वो बताओ। तेजपाल मंदिर से प्राप्त 1230 ईस्वी का एक शिलालेख, हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख, हर्षनाथ मंदिर या सीकर, जीर्णमाता, जीर्ण भवानी, वहां से प्राप्त शिलालेख। सूर्यवंशी की बात कर चल रही, चंद्रवंशी की बात नहीं चल रही, ध्यान रखना। या फिर ये दोनों है या कोई नहीं, इन दोनों के अंदर ही पता लगता है ऐसा। ये दोनों ही, ये शिलालेख है, इसमें भी विवरण है। यहाँ पे राजा धूम्रपाल करके है, उसको सूर्यवंशी बताया गया है। इसी तरह से हर्षनाथ मंदिर है, वहाँ पे चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। इसके अलावा अग्नि पुराण का अगर हम देखें, क्लास में बताया था मैंने, अग्नि पुराण में भी इस तरह से उल्लेख है कि जो कृष्ण से उत्पन्न है, कृष्ण और अर्जुन से, उनको तो चंद्रवंशी कहा गया, और जो प्रभु श्री राम और उनके वंशज यानी कि लवकुश से संबंधित है, उनको सूर्यवंशी बताया गया। ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा दोनों, ए एवं बी दोनों, आंसर सी। अगला सवाल देखो। प्रतिहार राजपूत, गुजर प्रतिहार राजपूत स्वयं को निम्न में से किसकी संतान बताते हैं? भगवान श्री राम की, भगवान श्री लक्ष्मण की, भगवान श्री कृष्ण की, या भगवान श्री परशुराम की? इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है। तो जो प्रतिहार जो राजपूत हैं वो खुद को भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जो हैं उनकी संतान बताते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे हो सकता है कि कंफ्यूजन के चक्कर में श्री राम लगा दें, ऑप्शन के अंदर श्री राम लक्ष्मण दोनों हो तो भगवान श्री लक्ष्मण को आपको सही पे टिक मार देना है और आंसर कर देना है। आगे, निम्न में से किसने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है? हूणों की संतान यानी कि ये कौन सा मत है? ये राजपूतों की विदेशी जाति उत्पत्ति जो है उससे संबंधित सिद्धांत है। तो हूणों को किसने बताया? जॉर्ज थॉमस ने बताया है क्या? स्मिथ ने बताया, टॉड ने बताया, या ब्रैट ने बताया? तो देखो, जो जॉर्ज थॉमस है तो वही है जिसने पहली बार जो है राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजपूताना। वी ए स्मिथ, क्या ये है? क्या टॉड है? क्या ब्रैट है? तो ये तो नहीं होगा ना, ये तो आप वैसे एनिमुलेट कर देना। ब्रैट इस तरह का कोई आदमी हमें अभी तक अवेलेबल है भी नहीं, वैसे यहाँ इसका उल्लेख भी नहीं आता, बच गए स्मिथ और टॉड। तो टॉड जो महोदय है ना, इन टॉड ने राजपूतों को सीथियन, शक और यूची, एक तरीके से कुषाण, इनसे उत्पन्न बताया है। इसने क्या माना है कि जो अग्नि कुंड का सिद्धांत जो था उस कहानी को इसने ट्रू मान लिया है, लेकिन उस कहानी को क्या है, इसने इस वे के अंदर ट्रू माना है कि अग्निकुंड
से इसका इस कहानी का अर्थ ये है कि अग्नि से क्या है, इनको पवित्र किया गया था। जैसे रामायण के अंदर भी आता है जब माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, तो इस तरह से अग्नि स्नान पहले हुआ करता था, जिससे क्या है व्यक्ति को पवित्र कर दिया जाता था, गोत्र को बदल दिया जाता था। तो उस कथा को इन्होंने इस संदर्भ के अंदर सही माना है, इसने कर्नल टॉड ने। और उसको ध्यान में रखते हुए इसने क्या कहा है कि राजपूत क्या है, शक, सीथियन, यूची यानी कि कुषाण और इस तरह की और कुछ ट्राइबल्स वगैरह हैं, उस तरह के लोग बाग थे जिनको क्या है उच्च कुल का नहीं होने के कारण या विदेशी होने के कारण अग्नि स्नान के द्वारा पवित्र करके और फिर उनको क्षत्रिय वर्ण के अंदर मिला दिया गया था। इस आधार के ऊपर इन्होंने विदेशी जाति से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया और राजपूतों को विदेशी जाति से उत्पन्न माना, लेकिन इन्होंने हूणों का नाम नहीं लिखा है। तो टॉड जो है वो इसका आंसर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पूछा गया है राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया, तो वो बताया है स्मिथ ने। सिद्धांत उसने भी यही स्वीकार किया है, लेकिन उसने हूणों की संतान बताया, स्मिथ ने। ठीक, टॉड ने किसको बताया है, शक, सीथियन, यूची, है ना। इस कहानी में बिलीव करके अग्निकुंड वाली चंद्रवरदाई की कथा के अंदर जो दी गई है उसको बिलीव करते हुए इसने माना है, लेकिन उसने दूसरे एस्पेक्ट्स में माना है कि कथा को तो चलो ठीक है नहीं मानेंगे, उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वो एक प्रतीकात्मक रूप से कथा दी गई है, यज्ञ की वेदी से उत्पन्न यानी अग्नि से उत्पन्न हुए थे, यानी कि पवित्र कुछ कर दिया गया था इन जातियों को, क्योंकि विदेशी जाति थी और भारतीयों पे इस तरह से राज वगैरह करना था उनको, तो वहाँ की जो पुरोहित वर्ग था, जो ब्राह्मण वर्ग था, उसने इस तरह से पवित्र किया। और उस समय पे क्या है, जो बौद्ध धर्म जो था उसके अंदर भी बहुत से लोग कन्वर्ट हो गए थे, खास करके मतलब एक ब्राह्मण वर्ण को छोड़ दी तो बाकी जो तीनों वर्ण बच गए हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीनों ही बौद्ध धर्म में काफी संख्या में कन्वर्ट हुए थे, एक तरह की क्रांति आई थी। तो इन सब से क्या है बचाने करने के लिए ये इस तरह का ये जो कथा है वो दी गई है, और इस तरह से उसने सिद्ध करने की कोशिश की है टॉड ने। और इसी कहानी को मानते हुए स्मिथ ने बताया है उनको हूणों की संतान। ठीक है, चलो एक और बात, निम्न में से किसने गुहिलों को, गुहिल हमने थोड़ा बहुत शुरू किया था, कर दिया है आज बेसिकली गुहिल शुरू, तो निम्न में से कौन है जिसने गुहिलों को ईरान बादशाह नौशेरवा आदिल का वंशज बताया है। अब ये एक अलग ही आदमी है जिसने गुहिलों की बात चल रही है, कंप्लीट जो सारे कंप्लीट जो राजपूत राजवंश उनकी बात नहीं चल रही, गुहिलों की बात है। तो गुहिलों को ईरान के बादशाह का वंशज बताया है, ये कुछ अलग ही कहानी कहता है। अब सीधी सी बात है, कोई मुस्लिम इतिहासकार या साहित्यकारी होगा, है ना, तो जैसे देश में रहे वो वैसा भेष पहने, तो उनमें से कौन सा है, अबुल फजल है, अमीर खुसरो है, बदायूनी है, या इरफान हबीब, ये इतिहासकार हैं एक इरफान हबीब, इन्होंने भी ऐसे बहुत सारे मत प्रतिपादित किए हैं, कुछ लोग इनको बहुत बड़ा इतिहासकार मानते भी हैं। इनके द्वारा जिस तरह की चीज़ें दी गई हैं उससे मैं क्या बहुत से लोग सहमत नहीं हैं, पर इनका नाम है थोड़ा बहुत, बहरहाल जो भी है। तो कौन है इसमें से, अमीर खुसरो टाइमिंग के हिसाब से देखो नहीं है, बदायूनी नहीं है, इरफान हबीब नहीं है, वो है अबुल फजल। अबुल फजल ने गुहिलों को ईरान के जो बादशाह हैं नौशेरवा आदिल उसका वंशज बताया। ये भी एक ध्यान रखना, फैक्ट थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अबुल फजल, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। सीधे सीधा नाम दे दे अबुल फजल ने किसका वंशज बताया है, ईरान के बादशाह का या ब्राह्मण ये वो फलाना ढिकड़ा, तो अबुल फजल का नाम आ गया तो आपको ईरान के बादशाह का नाम दे देना है। ये यहाँ से भी एक चीज़ है कि विदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसका समर्थन कौन करता है। अगर उसके अंदर जेम्स टॉड, बी.ए. स्मिथ, अबुल फजल का भी नाम आ रखा हो तो उसमें से कॉम्बिनेशन को चुन के आंसर को टिक करना है। अगर यहाँ पे टॉड भी आ जाता, ठीक है ना, तो आपको ए एवं बी इस तरह से टिक करके रखना था, स्मिथ आ जाता तो तीनों को करके रखना था, है ना। विदेशी ही तो है, ईरान के बादशाह विदेशी हुए, तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत का समर्थन तो ये भी कर ही रहा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज की कक्षा में हमारे पास आज कार्यक्रम इतना ही हुआ था, उसे इतने सवाल बने। अब हम जो आगे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं इसको गुहिलों से संबंधित। रुक जाओ जाओ मत भाई कहीं पे, ठीक है। मेवाड़ का राजवंश हमने शुरू कर दिया है और फटाफट से इसको
एक्चुअल जो पूरा जो इतिहास जो बनता है राजस्थान का वो यहीं से बनता है, सवाल भी यहीं से निकल के आते हैं। संस्कृति के हो, चाहे युद्धों से संबंधित हो, चाहे संधियों से संबंधित हो, चाहे राजपूतों का प्रतिरोध हो, चाहे वो किले वगैरह हो, कुछ भी हो, वो एक्चुअली इस पूरी हिस्ट्री के अंदर का ही पार्ट है जो छोटा छोटा करके अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, फटाफट से इसको फिनिश करेंगे। अब आप भी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, परीक्षा की डेट वगैरह आ गई है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो खींच के तैयारी करो। जितना हो सकता है, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार रिवीजन करो, एमसीक्यूज निकालो। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज निकालोगे ना उतना ही आपको फ़ायदा हो। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कोई सेंस नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम में होना कंफ्यूज है ही है, फिर तय है। तो घर पे ही बोलो ना, प्रैक्टिस कर करके कंफ्यूज जितना होना है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, कहीं जो गलत आप कर लेते हो ना, फिर उसको क्रॉस चेक भी किया करो। अगर आप क्रॉस चेक नहीं करोगे ना, तो आपका फिर एमसीक्यूज निकालने का भी सेंस नहीं है। आपने 100 क्वेश्चन निकाले, 100 के अंदर से आपके 40 गलत हो गए मान लो, तो आप 40 को क्रॉस चेक करो कि यार मैंने क्या लगाया था और क्या आंसर आया। इसमें टाइम खपता है, लेकिन ये जो टाइम है ना, यही आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा वर्थ पैदा करता है। क्योंकि यहाँ पे अब आपने जो क्या है गलत आंसर टिका दिया है ना, उस रॉन्ग आंसर को आप क्रॉस चेक कर लोगे। क्रॉस चेक करने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि अच्छा यार यहाँ गलती करी मैंने, ये मुझे लगा कि ये वो है लेकिन ये वो नहीं है। उससे क्या होगा, आपको याद भी हो जाएगा और दोबारा से आप इसकी गलती भी नहीं करोगे। तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी बच जाएगी। जहाँ पे अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं आती है तो आपका आंसर गलत होने से बच जाएगा। इसलिए एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा निकालो और उसको क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक करो एग्जाम के टाइम के हिसाब से, उसके हिसाब से टाइम बाउंड निकाल करके फिर पेपर करो। तो क्रॉस चेक करो कि इसका आंसर क्या है, सही है क्या गलत है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। यहाँ पे जो नए व्यक्ति हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। और एग्जाम की डेट आ गई है, एडमिशन चल रहे हैं, स्टडी पिलर ऐप के ऊपर जाके एनरोल हो जाओ। बहुत जेन्युइन प्राइस के ऊपर हमारे कोर्स अवेलेबल हैं। आप जाइए, परचेज कीजिए, सब कुछ कंप्लीट मिलेगा आपको। बहुत जेन्युइन प्राइस है, बहुत कम, बहुत ही मतलब कम प्राइस के अंदर। ऐप डाउनलोड करो, रजिस्टर हो जाओ, वहाँ पे वीडियो देखो आराम से, यहाँ भी देखो आराम से। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक वाइक शेयर तो कर ही दोगे आप लोग, समझदार तो हुई। पैसे थोड़ी लग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, है ना। लाइक शेयर तो ठोक ही देना, इसमें थोड़ी नहीं पैसे लग रहे हैं। तो चलो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।